Bismillahirrahmanirrahim. Dear aspirants, Assalamu alaikum. Babar Nadim here. Dear aspirant, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और उसका सेकंड लेक्चर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, अभी कोई मुझसे राब्ता करे और वो मुझे कहे कि सर मुझे गाइड करें, या मुझे पता नहीं था कि आप जो है वो कि आप लोगों को गाइड करते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। खुद पे भी थोड़ा सा आता है कि शायद मैंने आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सका, और आप लोगों से भी गिला बनता है कि आप लोगों ने इस मटेरियल को 1-1.5 साल में इतना शेयर नहीं किया कि ये हर उस बंदे के पास पहुंच जाए जो इसकी तलाश में है। तो प्लीज़, अगर अभी तक किसी को नहीं मिला तो उसमें अगर आपकी नेग्लिजेंस हुई तो वो फिर आपका और अल्लाह ताला का मैटर होगा। तो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पे और वो जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर लेक्चर्स को शेयर किया करें। एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में नॉलेज शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। हो सकता है इस चीज़ के सदके अल्लाह ताला आपको कामयाब कर दे। तो जब मुझे कोई कहता है कि सर मुझे अभी पता चला है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि 1.5-2 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची कि इस तरह गाइडेंस जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब हम अपने लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं, और आज हमने जो है वो डेफिनेशन जो है उनको जो है वो हमने स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह आपके लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो बहुत इजी हो जाएगा और वो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, ले जी, जनरल क्लॉजेज एक्ट। और इसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस तो हमने जो है वो पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसका पार्ट है प्रीलिमिनरी शॉर्ट टाइटल। दिस एक्ट में भी कॉल्ड द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। अब आ गई जनरल डेफिनेशन। ठीक है। अच्छा, इन दिस एक्ट एंड इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने पढ़ा था कि हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ वो है, फेडरेशन है हमारे कंट्री में ना, बाई कैमरल सिस्टम है कि एक सेंटर है और फिर उसके नीचे प्रोविंसेस है। तो एक एक्ट जो कि फेडरेशन ने सिलेक्ट किया है, पार्लियामेंट ने सिलेक्ट किया है, उसको सेंट्रल एक्ट कहेंगे। ये हमने नीचे जाके डेफिनेशन पढ़नी है सेंट्रल एक्ट की। और एक एक्ट वो है जो कि प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो पास हुआ है, तो वो उसको प्रोविंशियल एक्ट जो है वो कहेंगे। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल एक्ट की मिसाल क्या हो सकती है? जैसे पाकिस्तान पिनल कोड है, वो एक सेंट्रल एक्ट है। अच्छा, इसी तरह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके बारे में कहा जाता है कि पहले वो सेंट्रल एक्ट था, लेकिन शायद अब वो प्रोविंशियल हो गया है और हर प्रोविंस उसमें खुद लेजिस्लेशन जो है वो करता है। इसी तरह जो फैमिली लॉ है, तो पंजाब फैमिली कोर्ट एक्ट, पहले वेस्ट फैमिली कोर्ट एक्ट उसका नाम था, अब पंजाब फैमिली कोर्ट एक्ट उसका नाम है। तो वो कौन सा एक्ट हो गया? वो प्रोविंशियल एक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है ये डील करेगा किसके साथ? सेंट्रल एक्ट्स के साथ। और सेंट्रल एक्ट्स की डेफिनेशन क्या है वो नीचे दी हुई है, वो हम नीचे जाके उसको जो है वो पढ़ लेंगे। एंड रेगुलेशंस, अच्छा ये रूल से डिफरेंट है। रेगुलेशन जो समझ लें कि एक होती है प्राइमरी लेजिस्लेशन और एक होती है सेकेंडरी, या एक वो क्या कहते हैं, एक कहते हैं सब ऑर्डिनेट होती है। ठीक है, तो ये यानी एक मेन एक्ट हो गया जो पार्लियामेंट ने बनाया है, और उसके बाद जो उसके जो बाय लॉज वगैरह बनाए जाएंगे उसको कहेंगे रेगुलेशन। अच्छा, रेगुलेशन और रूल्स में डिफरेंट है, ये भी हम आगे चल के रेगुलेशन की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे और हम रूल्स की भी जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इन दिस एक्ट एंड इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स, वो कह रहा है इस एक्ट में भी यही डेफिनेशन, और इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस मेड आफ्टर द, लो जी अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशंस हैं ये सिर्फ उन एक्ट्स और रेगुलेशंस के ऊपर अप्लाई होंगी जो 1897 के बाद बने। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं बच्चों कि बताओ क्या ये जो डेफिनेशंस हैं क्या ये पीपीसी पे अप्लाई करेंगे? तो आप फौरन कहेंगे नो सर,
मैं पूछूंगा रीजन क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक्ट बना है 1897 में और पीपीसी बन गई थी 1860 में, और ये डेफिनेशन कह रहा है कि ये सिर्फ उन एक्ट्स, सेंट्रल एक्ट्स की बात करता है जो कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट है। ठीक है, तो लिहाजा ये वाला जो डेफिनेशन क्लॉज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पीपीसी के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरी बात जो है उसकी आपको समझ आ गई। ठीक है, यही वो वजह है कि आप देखेंगे कि यही वो वजह है कि आप देखेंगे कि पीपीसी की और ये जनरल क्लासेस एक्ट की डेफिनेशन ना ओवरराइड हो रही हैं आपस में। उसकी रीजन ये है कि पीपीसी पहले बन गई थी और जो जनरल क्लॉसेस एक्ट जो है वो बाद में बना था। अच्छा, अब मैं आगे चलूं। All central acts and regulations made after the commencement of this act, unless there is anything repugnant in the subject or context। लो भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं जो है ना वो फोकस। अच्छा, तो हम लोग जो थे, अच्छा, तो अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, इसको अब ना मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये बड़ी अहम चीज है, इसको जरा ना गौर से आप लोग जो है वो समझिएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी मैंने आपको ये मिसाल दी कि उसके ने कहा जी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो डेफिनेशंस हैं, अच्छा अजान सुन ले फिर उसके बाद हम करते हैं। अच्छा जी, तो अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात की कि ये पीपीसी पे अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो कहता है कि ये वाली डेफिनेशन सिर्फ उस पे अप्लाई करेंगी, उन सेंट्रल एक्ट्स पे अप्लाई करेंगी जो इस एक्ट के बाद अमल में आए। तो पीपीसी तो पहले अमल में आ गई थी, लेकिन अब मेरी बात सुनिए। अब अगर मैं बच्चों बात करूं सीआरपीसी की, अगर मैं बात करूं सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी 1898 में बनी, ये 1897 में अमल में आया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हम जनरल डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं, ये सीआरपीसी पे अप्लाई करेंगे, पीपीसी पे अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इसकी मिसाल देने लगा हूं, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, जिसमें आप देखेंगे कि पीपीसी पे भी ये डेफिनेशन अप्लाई हो जाएंगी वन वे और दी अदर वे। वो किस तरह से, देखें मैं आपको बताता हूँ। मैं जो है वो मुझे जो है वो सीआरपीसी खोलनी होगी। ये सीआरपीसी आ गई, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है ना, जो डेफिनेशन जहाँ पे खत्म होती हैं वहां पे चलें आप जरा मेरे साथ, जहां पे इसकी डेफिनेशन जो है वो खत्म हो रही है। सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 4 है। ये देखें, ए वर्ड्स words to have same meaning as in Pakistan Penal Code. All words and expression used herein as defined in Pakistan Penal Code and not herein before defined shall be deemed to have meaning respectively attributed to them by that code। लो, वो कह रहा है कि अगर कोई वर्ड जो सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया लेकिन पीपीसी में मौजूद है, तो वो सीआरपीसी के रेफरेंस से उसकी वही डेफिनेशन समझी जाएगी जो कि कहाँ पे दी हुई है, पीपीसी में दी हुई है। तो ये वाले पैरे ने, सीआरपीसी के इस पैरे ने पीपीसी की डेफिनेशंस भी आपस में क्या कर ली, जिम कर ली अपने अंदर, पीपीसी को अपने साथ कनेक्ट कर लिया। तो अब जनरल क्लासेस एक्ट पे जब वो पीपीसी सीआरपीसी भी अप्लाई हुआ, तो फिर सीआरपीसी की उस पैरे के प्रोविजन से वो पीपीसी पे भी अप्लाई हो गया। तो इसका मतलब है वो जर्नल क्लॉजेस एक्ट जो है वो फिर पीपीसी पे भी अदर वे थ्रू सीआरपीसी अप्लाई हो गया टू सम एक्सटेंट। तो इसीलिए उसको लिखना पड़ा कि अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। अच्छा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, इसको समझाने के लिए ना बच्चों, मुझे आपको ना कुछ बताना होगा आपको। मैंने आपके लिए लिखा है,
एक मिनट। ओहो, ये ऑब्जेक्ट एंड पर्पस हमने पढ़ लिया था। अच्छा, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मैंने आपको बता दिया है। अनलेस दे, अच्छा अब मेरी बात सुनिए बच्चों, कुछ डेफिनेशन शुरू होती हैं, कहता है डेफिनेशन गिवन इन अ स्टैच्यू मे बी एक्सप्लेनेटरी, रिस्ट्रिक्टिव और एक्सटेंसिव। ठीक है, या वो एक्सप्लेन कर रही होती हैं, या वो डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन को लिमिट कर रही होती हैं, और या वो क्या होती हैं, एक्सटेंसिव होती हैं, एक्सटेंड कर रही होती हैं। या एक हो सकता है एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव भी हो सकती है कि वो डेफिनेशन एग्जॉस्ट। अब उसकी मिसाल क्या है, मीन्स और शेल मीन्स, मीन्स और शेल मीन्स, कहीं पे ये लिखा होता है मीन्स, कहीं पे लिखा होता है शेल मीन। अच्छा, और कहीं पे लिखा होता है इंक्लूड और शेल इंक्लूड, और कहीं पे लिखा होता है मीन्स एंड इंक्लूड। ठीक है, अच्छा क्या मतलब इसका, देखें, जब मीन्स आएगा, चाहे वो किसी भी स्टैचू में आएगा, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह के बंदो, आपने किसी डिक्शनरी की डेफिनेशन पे नहीं जाना, आपने किसी जर्नल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन में नहीं जाना। मीन्स का मतलब ये है कि उस एक्ट के लिहाज से आपने वही डेफिनेशन जो है वो पढ़नी है, आपने बाहर की डेफिनेशन नहीं पढ़नी। तो इसको कहेंगे कि ये उसकी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होगी उस एक्ट के लिहाज से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको पढ़ दूं। Where the word means or shall means is used in relation to a particular expression, it implies that no meaning other than one laid down in the definition can be assigned to the expression in question। तो आप कह सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है जो ऊपर हमने पढ़ी है, रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है मीन्स और शैल मीन्स की। अच्छा बच्चों, मैंने मेहनत करके आपके लिए ना एक एग्जांपल भी लिखी है। मसलन अब आप देखें, as per section 410 of CRPC, of CRPC, वो कहता है offense mean any act or omission made punishable by any law for the time in force। इसका मतलब ये है कि CRPC पे यही डेफिनेशन अप्लाई होनी है, कोई और डेफिनेशन अप्लाई नहीं होनी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो जर्नल क्लॉजेज एक्ट है इसमें भी ऑफेंस की डेफिनेशन दी हुई है। As per section 4 of General Clauses Act, offence shall mean any act or omission which punishable by any law for the timing force। हो सकता है ये दोनों डेफिनेशन एक जैसी हो, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि कौन सी डेफिनेशन जो है वो प्रिवेल करेगी, उस सीआरपीसी वाली, सीआरपीसी वाली अप्लाई करेगी। क्यों? क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट ने खुद ही ये बात कह दी, खुद ही ये बात कह दी, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। तो आपको बात समझ आ गई मेरी कि भाई ठीक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट में डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन वो उस सूरत में अप्लाई होंगी अगर वो किसी और स्टैचू से जो है वो कंट्राडिक्टरी जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, आगे चलेंगे। तो हो गया ना मीन एंड शैल मीन। अच्छा, एक होता है इंक्लूड और शैल इंक्लूड। ये अब इसके वर्ड से आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई डेफिनेशन खुद ढूंढ लो, कहां से, किसी डिक्शनरी से, ब्लैक लॉ डिक्शनरी से, लेकिन उसमें ये चीज शामिल कर लो। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव डेफिनेशन, जो कि एक डेफिनेशन को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। ये एक, क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा, इंक्लूड और शेल इंक्लूड की हम बात कर रहे थे, तो ये एक्सटेंसिव डेफिनेशन है जो कि एक डेफिनेशन को क्या करती है, एक्सटेंड करती है। अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द एक्सप्रेशन इंक्लूड और शेल इंक्लूड इज एक्सटेंसिव। A definition extending meaning of a word does not take away its ordinary meaning। यानी ऑर्डिनरी मीनिंग जहां पे भी है उसको ये कुछ नहीं कर रही, ये कह रही है said words are intended to enlarge the meaning of the defined word without taking away their ordinary meaning। क्यों जी, मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को?
अब इसके लिए भी मैंने आपकी डेफिनेशन लिखी है, देखें क्यों दी है। मसलन एज पर सेक्शन 2H ऑफ सक्सेशन एक्ट 1935 will mean the legal declaration of the intention of the testator with respect to the property which he desired to be carried into effect after his death। ये विल की डेफिनेशन कौन कर रहा है? ये सक्सेशन एक्ट कर रहा है। और अभी हमने जनरल क्लासेस एक्ट में पढ़ना है कि विल शैल इंक्लूड अ कोडिसेल। तो बच्चों आपने देखा कि ये वाली थी रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन थी जो सॉरी ये उसकी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दे रहा था और ये उसको क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे विल को पढ़ेंगे तो उस सूरत में हम उसको भी कंसीडर करेंगे और ये जो है शैल इंक्लूड इसको भी कंसीडर करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अगर यहाँ ये लिखा होता मीन्स एंड शैल इंक्लूड, फर्ज कर लो, तो फिर क्या हम जर्नल क्लासेस एक्ट की डेफिनेशन कंसीडर करते? नेवर। क्यों? क्योंकि उसने एग्जॉस्टिव डेफिनेशन उसको बना दिया था ये कह के कि भाई मीन्स भी यही, इंक्लूड भी यही, अब तुम कोई और मजीद उसमें शामिल करने की जरूरत ना करना। तो आपको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, अब हम आगे चलें। तो अब चले आगे। अब है मीन्स एंड इंक्लूड। ये है वो डेफिनेशन जो मैं ऊपर बताना चाह रहा था कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो गई कि ना तो आप जो है वो क्या कहते हैं उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं और ना आप उसमें कोई चीज मजीद जो है वो ऐड कर सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन मीन्स एंड इंक्लूड मीन्स एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एक्सक्लूडिंग एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंसिव डेफिनेशन बाय एनी अदर स्टैट्यूट। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। For example, definition of fraud or misrepresentation under section 17-18 of the Contract Act start with the word means and include। मैंने आपके लिए ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसको खोला भी है, ठीक है। ये देखें फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड, इसका मतलब ये है कि ना आप अब किसी डिक्शनरी की डेफिनेशन उठा सकते हो, ना आप किसी जर्नल क्लॉजेज एक्ट में अगर फ्रॉड की डेफिनेशन लिखी है ना आप उसको उठा सकते हो, क्योंकि उसने एक्सक्लूसिव डेफिनेशन जो है वो दे दी हो कि बच्चों आपको जो है वो इस चीज की समझ आ गई, किसकी? ये वाले वर्ड की समझ आ गई। Unless there is anything repugnant in the subject or context। तो हो कि आपको समझ आ गई कि स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल करेगा अगर उसमें वो डेफिनेशन नहीं दी या दी है तो उसकी इनलार्ज एक्सटेंटिव डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट से मिल सकती है, ठीक है। तो अब हम जी थोड़ा सा आगे जो है वो चलते हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जी तो अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई। इन दिस एक्ट इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस मेड आफ्टर द commencement of this act unless there is anything repugnant in this subject or context। अब मैं आगे चलूं। अब वो कहता है अबेट की डेफिनेशन, कहता है अबेट with its grammatical variation and cognate expression shall have the same meaning as in Pakistan Penal Code। बच्चों मेरी बात सुनो, ये तो पता है ना आपको कि पीपीसी में अबेटमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 107 से लेके और मेरा ख्याल है आगे सेक्शन 119 तक जो है वो जाता है अबेटमेंट, ठीक है। सबसे पहले ये है ग्रामेटिकल वेरिएशन से क्या मुराद है? वो कहता है अबेट हो गया, अबेटर हो गया, अबेटमेंट हो गया, तो वो ये हो गया ग्रामेटिकल वेरिएशन। वो कहता है जो भी डेफिनेशन अबेट और उसकी वेरिएशन के साथ जो भी डेफिनेशंस है ना वो वही पढ़ोगे जो कहाँ पे लिखी हुई हैं, जो कि पीपीसी में लिखी हुई हैं। और कॉग्निट एक्सप्रेशन से मुराद क्या है कि two similar words having a common source of law या common source of meaning or similar meaning। मसलन मैं आपको एक मिनट के लिए पीपीसी पे लेके चलता हूँ और इस पे मैं आपको अबेटमेंट की जो डेफिनेशन है अबेटमेंट की वहां मुझे लेके जाना पड़ेगा आपको एक दफा। चलो भाई ये आ गया अबेटमेंट। अब देखें
a person abet to doing of a thing who first instigate any person to do। ओहो, अच्छा, इंस्टिगेशन यानी अबेटमेंट हो सकती है बाय वे ऑफ इंस्टिगेशन, या by engaging with one or more person in any conspiracy, यानी by way, और तीसरा है by intentionally aiding। तो बच्चों, कॉग्नेट एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि मिलते जुलते एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ बेटरमेंट बाय इंस्टिगेशन, बाय कंस्पिरेसी, बाय इंटेंशनल एड। तो वो अब मेरा ख्याल है कि आपको इस बात की समझ आ गई कि जो उसने कॉग्निजेंट एक्सप्रेशन की बात की है, और मैंने मजीद इसकी पे मेहनत करके आपके लिए कुछ लिखा है, वो सुने क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया ना, एग्जांपल्स भी देखे। अबैटमेंट, अबैट, ग्रामेटिकल वेरिएशन, अच्छा जी, अबैटर ये ग्रामेटिकल वेरिएशन है, अबैटमेंट ग्रामेटिकल डेफिनेशन ऑफ अबैटमेंट एज पर सेक्शन 107 टू इंस्टिगेट, टू इंटेंशनली एड, टू एग्रीमेंट ऑफ कंस्पिरेसी। ये कॉग्नेट आर दी वर्ड्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। ये जो मिलते जुलते वर्ड जो होते हैं वो होते हैं। तो हो बच्चों, आपको जो है वो इसकी भी जो है वो समझ आ गई, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, लेक्चर्स लेट क्यों होते हैं, मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जब आप लोगों की तरफ से पूरी एप्रिसिएशन नहीं ना मिलती, तो मैं भी फेड अप हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, ना चाहते हुए भी। ठीक है, तो आप भी पूरी अच्छी तरह से कमेंट्स किया करें, ताकि मैं भी आप लोगों से जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और करूँ। एक नेचर होती है ना इंसान की। अच्छा जी, अब अबेट के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है एक्ट की। ठीक है, एक्ट, एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग शैल इंक्लूड ए सीरीज ऑफ एक्ट एंड। डियर फ्रेंड्स, या तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड ना करता, और अगर लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तो फिर बच्चों की आवाज़ें तो आएंगी, तो आप में से जो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं उनसे मेरी तरफ से जो है वो एडवांस में माजरत है। ठीक है, एक्ट, act used with reference to an offense or civil wrong shall include a series of acts। shall include का मतलब क्या है कि भाई जाओ जाओ एक्ट की डेफिनेशन किसी डिक्शनरी से ढूंढ लो, लेकिन shall include आपको ये वर्ड उसमें शामिल करने होंगे, क्या, a series of acts and words which refer to the acts done extended also to illegal omission। ये कहता है कि जो एक्ट है उसकी जो भी डेफिनेशन है, चाहे सिविल में है चाहे वो क्रिमिनल साइड पे है, ठीक है, चाहे वो टॉर्ट के जुमरे में आ रही है, ठीक है, सिविल रॉन्ग, तो उस सूरत में वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप उस एक्ट की डेफिनेशन में सीरीज ऑफ एक्ट को भी शामिल समझो, ठीक है, एंड विच रेफर्स टू द एक्ट्स डन एक्सटेंडेड आल्सो इलीगल ओमिशन, और एक्ट में इलीगल ओमिशन भी शामिल है। देखना मेरी बात सुने, एक पुलिस वाला है, उसके सामने ऑफेंस हो रहा है, वो चुप करके खड़ा है, तो वो अब कर तो कुछ नहीं रहा, तो क्या उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो इलीगल ओमिशन है वो उसका एक्ट है। ठीक है, होप कि आपको इसकी समझ आ गई। अब हमें भी अच्छी तरह से पता है कि पीपीसी में भी एक्ट की डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम सीआरपीसी के रेफरेंस से पीपीसी को शामिल कर लें, तो फिर अगर तो डेफिनेशन दोनों सेम है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर डिफरेंट होंगी तो फिर जब पीपीसी या सीआरपीसी को पढ़ेंगे तो वो प्रिवेल करेगी, और अगर वो मसलन वहां डेफिनेशन नहीं दी तो फिर ये जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है ये प्रिवेल करेगा। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब एफिडेविट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एफिडेविट शैल इंक्लूड, क्या मतलब भाई, जाओ ढूंढ लो डेफिनेशन किसी डिक्शनरी से किसी एक्ट से, लेकिन शैल इंक्लूड, लेकिन उसमें शामिल होगा क्या, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing। ठीक है, कि सिंपल सी बात है कि जो है वो कोई राइटिंग में या ऑरली जो कोई स्टेटमेंट देता है, ठीक है, अब अ, कोई भी आदमी जो है वो अब कानून के मुताबिक, उस कानून के मुताबिक जो है, ठीक है, तो अच्छा, एफिडेविट, मेरी बात सुने डियर पेरेंट्स, क्या कभी भी कोई ओन और स्टेटमेंट देनी हो ना, तो उसके दो मेथड है।
एक मेथड जो है वो ये है कि इन पर्सन पेश होके कोर्ट के सामने, तो आप कसम खा के कि जो कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, अगर कोई चीज झूठ छुपाऊं या झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला मेरे से नाराज हो। एक तो वो तरीका हो गया, स्टेटमेंट ऑन ओथ होगी, और दूसरा तरीका हो गया थ्रू एफिडेविट। तो ये वाला जो प्रोविजन है ये बताता है कि अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, जो वो उसकी स्टेटमेंट है ये वो है, इन केस ऑफ पर्संस बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। कि क्या मतलब कि उनको कानून इजाजत देता है कुछ लोगों को कि आप जो है कोर्ट में पेश होकर कसम खाकर स्टेटमेंट देने की बजाय इन राइटिंग लिख के वो स्टेटमेंट दे दो, उसको कहते हैं एफिडेविट। दोबारा बताता हूँ, एफिडेविट शैल इंक्लूड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई एफिडेविट की डेफिनेशन खुद ढूंढो जहां पे भी है, लेकिन उसमें ये चीज शामिल होगी क्या? अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, ये उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट दी जा रही है उस बंदे की तरफ। इन द केसेस ऑफ पर्संस, इन द केसेस ऑफ द पर्संस बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर, वो लोग जिनको कानून की तरफ से वो अफर्म या डिक्लेयर करने की इजाजत है, इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, कि वो कोर्ट में स्वीयर के कोर्ट में पेश होकर कसम खाने की बजाय वो जो है वो इन राइटिंग वो जो है उसको जमा करवा दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फैमिली लॉ में, फैमिली मैटर्स में आप इन कोर्ट पेश होके कसम खा के स्टेटमेंट देने की बजाय आप एक एफिडेविट के ऊपर अपनी स्टेटमेंट लिख के उसको एज पर लॉ वेरीफाई और कमिश्नर से करवा के तो आप उसको कोर्ट में दे सकते हैं। तो वो इस एफिडेविट की क्या होगी, एक एग्जांपल होगी आपके सामने आ गई, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डेफिनेशन है बलूचिस्तान की। डियर फ्रेंड्स, देखिए ये एक्ट है कब का, यानी अच्छा, बलूचिस्तान, Balochistan shall mean the territories comprised in the Chief Commissioner Province of Balochistan immediately before the 14th date of October 1955 and after the first day of July 1970, the Province of Balochistan comprising the territories mentioned in the schedule to the Province of West Pakistan Dissolution Order 1970। ठीक है, तो ये जो एक्ट है जो प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान डेजोल्यूशन ऑर्डर 1970 है, उसके तहत जो है ये बलूचिस्तान जो है 1955 तक इसको एक टेरिटरी की हैसियत हासिल थी, लेकिन उसके बाद 1970 में इसको प्रोविंस का दर्जा मिल गया। तो ये उस लॉ के रेफरेंस से लिखा हुआ है, ये बिल्कुल आपके रेलिवेंट नहीं है और वैसे भी इसकी अब जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब अगली डेफिनेशन है बैरिस्टर की। बैरिस्टर शैल मीन्स लो, अब इसने एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दे दी, शैल मीन अ बैरिस्टर ऑफ इंग्लैंड और आयरलैंड और अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स इन स्कॉटलैंड। तो आपने देखा है हर बंदा अपने नाम के जो बाहर से एलएलएम करके आता है वो भी अपने नाम के साथ बैरिस्टर लगा लेता है। ठीक है, हालांकि ऐसी बात नहीं होती, बैरिस्टर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई वर्ड इस्तेमाल होगा, जो इंग्लैंड से बैरिस्टर करके आएगा और या जो आयरलैंड से करके आएगा, और जो या स्कॉटलैंड के जो एडवोकेट्स हैं उसका कोई जो फैकल्टी मेंबर होगा उसको जो है वो हम लोग क्या कहेंगे, बैरिस्टर कहेंगे। ठीक है, तो आज आपको पता चला बैरिस्टर की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, अब ये जो ब्रिटिश इंडिया है इसकी जो डेफिनेशन है इसको आप इग्नोर करें, ये बिल्कुल आपके रेलिवेंट नहीं है। ब्रिटिश पोजेशन इसको भी छोड़ें क्योंकि ये एक्ट है 1897 का, तो ये पाकिस्तान बनने से पहले की चीजें हैं। ठीक है, अब आ जाए वो सेंट्रल एक्ट और वो रेगुलेशन जो हमने ऊपर जो पढ़ा था ना, ये वो हो गया। ठीक है, सेंट्रल एक्ट, बल्कि ना मैं इससे पहले एक इसमें डेफिनेशन है अनेक्टमेंट की, आप पहले उस डेफिनेशन को देखें। अनेक्टमेंट की डेफिनेशन आएगी ई में जाके ना, ये अनेक्टमेंट मीन शैल इंक्लूड ए रेगुलेशन एंड एनी रेगुलेशन ऑफ, अच्छा जी, सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो हमारे मुल्क में सेंट्रल लेजिस्लेचर कौन है? वो पार्लियामेंट है।
पार्लियामेंट है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट जो एक्ट बनाएगी उसको क्या कहेंगे, उसको सेंट्रल एक्ट कहेंगे। और जो लॉ मसलन प्रोविंशियल लेवल पे पंजाब असेंबली बनाएगी उसको क्या कहेंगे, उसको प्रोविंशियल हम जो है वो लेजिस्लेचर करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड शैल इंक्लूड एक्सेप्ट इन सेक्शन 5 एन एक्ट मेड बाय द गवर्नर जनरल अंडर सेक्शन 67B ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको आप इग्नोर करें, ये वो पुरानी बात कर रहा है कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के सेक्शन 5 के तहत जो है वो जो है अगर कोई एक्ट बना है, ठीक है, तो सेक्शन 5 के अलावा जो है वो सेक्शन 67B के तहत जो है अगर गवर्नर ने कोई लॉ बनाया है तो उसको भी सेंट्रल एक्ट कहेंगे। लेकिन आप इसको अब क्या करें, इग्नोर करें, अब ये पुरानी बातें होगी। इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशंस है, अब मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान बनने से पहले गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आइन आए, 1956 में हमारा आइन आया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक आइन आया हमारा, आई थिंक 1962 का आया। फिर उसके बाद 1973 का आया। तो हर जगह पे फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो है वो क्या होती रही, चेंज होती रही। तो इस वक्त हमने जो अपने आइन के मुताबिक डेफिनेशन पढ़नी है वो है फेडरल गवर्नमेंट शैल। अब ये सारी पुरानी बातें इसको आप छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। मैं आपको बताता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट शैल 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 ये shall in relation to anything done or to be done after the 14th day of August 1973 means the prime minister and the federal minister। तो ये है वो डेफिनेशन जो 1973 के आइन बनने के बाद वो दे रहा है, ठीक है। एंड यानी इसमें क्या होगा जी, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर उसके, एंड शैल इंक्लूड इन रिलेशन टू द फंक्शन इंटरेस्टेड टू द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन टू और पावर कंफर्ड ऑन इट बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ने अपना कोई अपनी को पावर वेस्ट कर दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कि आप इसको एक्सरसाइज करो, तो उस वक्त उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी फेडरल गवर्नमेंट में जो है वो क्या होगी, वो शामिल होगी। होप कि आपको इस बात की समझ आ गई, ये बिल्कुल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम जी आगे चलते हैं, आगे डेफिनेशन है सेंट्रल लेजिस्लेचर की, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन आ गई सेंट्रल लेजिस्लेचर की। बच्चों पहले डेफिनेशन पढ़ी है सेंट्रल एक्ट की। सेंट्रल एक्ट की हमने डेफिनेशन क्या बनाई थी, बताई थी कि जो पार्लियामेंट हमारे मुल्क में जो 1973 के आइन के बाद जो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा उसको कहेंगे सेंट्रल एक्ट। और सेंट्रल लेजिस्लेचर से मुराद क्या है, वो पार्लियामेंट। तो अब ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर की डेफिनेशन है ना, ये आइन के हिसाब से उसने बताई है, लेकिन हमने तो सिंपल देखनी है 73 के आइन के मुताबिक। तो वो आखिरी लाइन पे आप आए, और सेंट्रल लेजिस्लेचर मीन पार्लियामेंट acting under the constitution of 1973 as the case may be required। क्यों भाई, समझ आ गई आपको? तो हमारी डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही है, ठीक है। अब आगे चलें, अब चलते हैं चैप्टर की डेफिनेशन, ठीक है। चैप्टर मीन अ चैप्टर ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड चैप्टर अकर्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना रेगुलेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो जरूरी है, फिर आपको इसकी जो है वो समझ आएगी। आर पे चलता हूँ, ये रेगुलेशन कह रहा है, रेगुलेशन मीन्स आर रेगुलेशन मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये लेकिन हमने तो देखना है आखिरी वाला, रेगुलेशन मीन्स आर रेगुलेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट और बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 247 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल ये याद रखें कि आर्टिकल 247 के तहत जो है जो भी रेगुलेशन बनाई जाएगी किसकी तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से या गवर्नर की तरफ से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि वो जो है वो रेगुलेशन है। अच्छा, regulation means a regulation made by the president or by the governor under article 247 of the constitution 1973, ठीक है।
अब हम रेगुलर जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 247 देखते हैं, तो वो ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। सब्जेक्ट टू द काउंसिल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरल शैल एक्सटेंड टू द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया एंड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ अ प्रोविंस शैल एक्सटेंड टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया देयरिन द प्रेसिडेंट may from time to time give such direction to the governor of the province relating to the whole or any part of the tribal area within the province as he may deem necessary and the governor shall in exercise his function therein comply with such direction। तो मुझे ये समझ आई है कि आर्टिकल 247 के तहत प्रेसिडेंट या गवर्नर की तरफ से जो ट्राइबल्स एरियाज हैं उनको उनको मैनेज करने के लिए उनका, क्योंकि वहां पे हमारे प्रोविंशियल लॉ तो अप्लाई नहीं होते, वो तो एक्सटेंडेड एरियाज हैं, तो उनको अब शायद आके उन्होंने उसको जिम किया है, मे बी इसमें वो अमेंडमेंट शामिल ना हो, ठीक है, तो उसको शामिल किया है इसके अंदर। लेकिन अदरवाइज जो प्रेसिडेंट या गवर्नर थे वो जो उस ट्राइबल एरिया के लिए जो लॉ बनाते थे उसको क्या बोलते हैं, हम लोग रेगुलेशन बोलते हैं। तो अब आप वापस आ जाए उस पे अपने उसमें रेगुलेशन की डेफिनेशन पे। तो अब हम ऊपर चलते हैं, जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, जो हम डेफिनेशन जो है वो पढ़ रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर की भी पढ़ ली थी, और उसके बाद अब हम, हाँ, चैप्टर शैल मीन अ चैप्टर ऑफ द एक्ट आर रेगुलेशन इन विच द वर्ड अकर्स। तो आपने एक बात सुनी, समझ आ गई आपको कि किसी भी एक्ट का जो चैप्टर होता है उसपे उसकी भी डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी हुई है कि उससे मुराद है उस चैप्टर का एक्ट, और अगर किसी रेगुलेशन में उस चैप्टर का जिक्र आता है, उस चैप्टर का जिक्र आ रहा है, तो फिर वो भी क्या कहलाएगा, वो वो रेगुलेशन जिसमें वो चैप्टर के वर्ड का जिक्र आ रहा है वो भी क्या कहलाएगी, वो भी चैप्टर कहलाएगी, ठीक है। तो चैप्टर मीन चैप्टर ऑफ द एक्ट आर रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो गवर्नर जो है वो या जो प्रेसिडेंट है वो जो चीज़ जारी करेगा उसको ऑर्डिनेंस कहेंगे। तो यहाँ पे वो उसका जो है वो उसको जो है वो नाम दे रहा है कौन सा, रेगुलेशन का, और अंडर सेक्शन 247 की आर्टिकल 247 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। और उसमें अगर उस चैप्टर का जिक्र आया तो उसको क्या बोलेंगे, चैप्टर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी शैल मीन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ द प्रोविंस, कि जो प्रोविंस है उसका आई थिंक कि अब बोर्ड का चेयरमैन होता है, तो वो क्या कहलाएगा, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी कहलाएगा। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर DOR जो है शैल मीन द चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जिसको हम जो है वो DO डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली कौन है, वो चीफ ऑफिसर है इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू है उसको क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद है कमेंसमेंट, ठीक है। कमेंसमेंट यूज विद रेफरेंस टू एन एक्ट और रेगुलेशन शैल मीन द डे ऑन विच द एक्ट और रेगुलेशन कम इनटू फोर्स, ठीक है। तो जिस दिन वो एक्ट या ऑर्डिनेंस कम इनटू द फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो कमेंसमेंट है ना, इसको समझने के लिए हम ना एक अमेंडमेंट्स आई, ये जो ऑर्डर पोर्शन है CPC का उसमें, तो इसमें देखें आप जरा, इसमें एक उसने लिखा, ठीक है, इट शेल कम इनटू फोर्स इन सच डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट्स बाय नोटिफिकेशन डिटरमिनिंग द डिफरेंट डेट्स मे बी फॉर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। यानी वो कह रहा है कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं CPC के ऑर्डर पोर्शन में, ये इसका जो सेक्शन या रूल 2 है वो कहता है कि वो उस दिन से नोटिफिकेशन में आएंगी जिस दिन उसका क्या होगा, जिस दिन उसका क्या किया जाएगा, नोटिफिकेशन करेगा कौन, मसलन हाई कोर्ट की तरफ से उसका नोटिफिकेशन होगा। यानी अमेंडमेंट हो गई हैं लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट जो है वो कमेंस नहीं हुई। इसी तरह अब इस डेफिनेशन को पढ़ें तो आपको समझ आएगी वो क्या करना चाहता है। वो कहता है कमेंसमेंट यूज विद रेफरेंस टू एन एक्ट और रेगुलेशन, एक्ट और ऑर्डिनेंस shall mean the day on which the act or regulation come into force।
उसमें लिखा होगा कि ये किस दिन से कम इनटू फोर्स होगा, तो उस दिन से वो अमल में आएगा। अगर नहीं लिखा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं है। जैसे ये जो सीपीसी है, सीपीसी जो है इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये 1 जनवरी को जो है वो कम इनटू फोर्स आएगी, कमेंस होगी। इसके ये कमेंसमेंट, ठीक है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। तो अगर और अगर ये लिखा हो तो इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन द डे ऑन विच अ नोटिफिकेशन इज इशूड बाय द पार्लियामेंट या हाई कोर्ट, तो फिर हम कहते कि जी ये जिस दिन वो नोटिफिकेशन होगा उस दिन से वो अमल में आएगा। तो होप कि आपको इस बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कमेंसमेंट के बाद आगे डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक पाकिस्तान ब्रॉट इनटू फोर्स ऑन द 14th डे ऑफ अगस्त 1973, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड इस्तेमाल होता है तो बेसिकली आप उस वर्ड को इस्तेमाल कर सकती हो। क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन जनरल क्लासेस एक्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही समझा जाएगा, ठीक है। कॉन्सुलर ऑफिसर इसको छोड़ दे, ये ओल्ड डेफिनेशन है, ये हमसे रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज शैल मीन द जज ऑफ द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ रीजनल जुरिडिक्शन बट शैल नॉट इंक्लूड अ हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन। डियर फ्रेंड्स, देखिए हम यूजुअली ये समझते हैं कि सिविल जज जो है वो बेसिकली जो है वो क्या कहते हैं सिविल कोर्ट है। नहीं, असल में जो डिस्ट्रिक्ट जज है डिस्ट्रिक्ट जज है वो है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। वो फिर आगे वो जो पावर्स हैं वो क्या होती हैं, वो आगे वो पावर जो है वो डेलीगेट होती हैं सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट जज में पर ये पावर कंफर करती है कि वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में, ओरिजिनल जुरिडिक्शन से क्या मुराद है, पहले भी एक दफा बताया था। ओरिजिनल जुरिडिक्शन से मुराद है केस का ट्रायल, फर्स्ट टाइम जब केस को सुना जाएगा। एक होती है एपलेट जुरिडिक्शन, बताने की जरूरत नहीं। एक होती है रिवीजनल जुरिडिक्शन, ठीक है। एक होती है अच्छा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन। अच्छा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन तो ये होगी ना कि रिवीजन में आ गए या अपील में आ गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन कौन सी हो जाएगी, जब आप रिट में आते हैं या आप इंट्रा कोर्ट अपील में आते हैं तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन, उसको जो है वो बोलते हैं। तो वो कहता है डिस्ट्रिक्ट जज मीन द जज ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन बट कि जो सिविल कोर्ट है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, मेन सिविल कोर्ट है, ठीक है, ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और उसमें क्या है कि वो उसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कि वो कोई भी केस जो है वो उसको सुन सकता है। अब इसको हम बना के पढ़ते हैं पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के साथ, तो आप इसमें देखें, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन नहीं दी हुई, इसमें सिंपल उसकी अपॉइंटमेंट की बात की जाती है। तो फिर हम सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में अगर डिस्ट्रिक्ट जज को डिफाइन करना चाहें तो हम उसकी डेफिनेशन कहाँ से उठाएंगे, हम उसकी डेफिनेशन उठाएंगे सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस से, ठीक है। अच्छा अब जरा इसका सेक्शन 7 पढ़े, वो भी यही बात करता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन सूट एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी एनैक्टमेंट फॉर द टाइम इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव जुरिडिक्शन इन ओरिजिनल सूट्स विदाउट लिमिट एज रिगार्ड टू द वैल्यू। ये भी वही बात कहता है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसी भी सिविल सूट को सुनने की जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट जज की होती है। वो हम जो कहते हैं सिविल जज फर्स्ट क्लास, उसकी नहीं होती, उसकी नहीं होती, ठीक है। वो उसकी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है। वो आगे सेक्शन 15-16 है जिसके तहत वो पावर जो है वो सिविल जज के ऊपर क्या की गई है, वो कंफर की गई है। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज इज द जज ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन जो है वो है, और उसमें हाई कोर्ट शामिल नहीं होगा। जब वो हाई कोर्ट अपनी ऑर्डिनरी से मुराद कौन सा है, अपनी एपलेट जुरिडिक्शन या अपनी डिविजनल जुरिडिक्शन जो है उसको एक्सरसाइज करेगा, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद है डेफिनेशन डॉक्यूमेंट की। अब ये वाली जो अब डेफिनेशन है ना, ये आपने पीपीसी में पढ़ ली है या पढ़नी है, लेकिन हम इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। कहता है डॉक्यूमेंट शेल इंक्लूड, क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन उस एक्ट में देखो या डिक्शनरी में देखो, लेकिन उसमें ये चीज शामिल कर लो, क्या, एनी मैटर रिटन एक्सप्रेस, रिटन जैसे कागज पे, एक्सप्रेस, ठीक है, और डिस्क्राइब्ड
upon any substance by means of letter, figure, or marks, or by more than one of those means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording the matter। ठीक है, अगर आप मेरे पीपीसी के वो नोट्स देखें तो मैंने इसकी एग्जांपल्स भी वहाँ पे जो है वो लिखी हैं कि रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस या डिस्क्राइब फॉर्म से क्या मुराद हो सकता है। इस डेफिनेशन को अगर सामने रखें तो एक जो वॉल चॉकिंग है वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगी, वो एक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगी, वो भी एक एक्सप्रेशन जो है वो दे रहा है। तो आपको मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। तो बाय लेटर, फिगर और मार्क्स किसी भी तरीके से, बाय वन मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स विच इज इंटेंडेड, ठीक है। ले जी, ये मैंने वो डेफिनेशन निकाल भी ली है नोट्सों से, ठीक है। एक्सप्रेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ अपॉन एनी सब्सटेंस बाय बाय सर्टेन मीन्स, ठीक है, हैविंग एविडेंशियल वैल्यू। अब उसकी अच्छा, अब अगर डेफिनेशन हो पीपीसी में और एक जनरल क्लॉजेज एक्ट में तो प्रिवेल कौन सी करेगी, वो पीपीसी वाली, ठीक है। और अगर उसकी एक्सटेंडेड डेफिनेशन है जनरल क्लॉजेज एक्ट में तो वो मिला के पढ़ ली जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन क्या है, सर्टेन मैटर से क्या मुराद है, बाय वे ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स आर मोर देन वन ऑफ अबव मार्क्स। अब इसकी मिसालें देखें, वीडियो कैसेट होगी, फोटोग्राफ हो गए, टेप रिकॉर्डर हो गया, मूवी फिल्म होगी, डॉक्यूमेंट हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ठीक है, किसी एंट्रीज इन अकाउंट बुक्स होगी, ठीक है, वक्फनामा हो गया, विल हो गया। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स की जो है वो क्या है, वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम जो है वो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर। अब हम अगर इसी को जो है वो क्या कहते हैं, वो पीपीसी में जो है वो हम डॉक्यूमेंट की जो है वो डेफिनेशन देखें तो जो इसका सेक्शन 29 है वो आई थिंक ये, द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट एनी मैटर एक्सप्रेस अपॉन एनी सब्सटेंस बाय बीइंग अ लेटर, फिगर। अब इस डेफिनेशन में और जनरल क्लासेस एक्ट की डेफिनेशन में अगर कोई शेल इंक्लूड, इसका मतलब ये है कि भाई ये डेफिनेशन तो है ही है, तो उसमें आप इसको भी जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको भी जो है वो जनरल क्लॉसेस एक्ट की डेफिनेशन को भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एनेक्टमेंट शेल इंक्लूड ए रेगुलेशन, ठीक है। एनेक्टमेंट एक तो वो सेंट्रल एक्ट है ना जो कि लेजिस्लेचर ने सेलेक्ट किया, और रेगुलेशन वो हमने देखा है बेसिकली वो ऑर्डिनेंस है जिसको गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है वो जारी करते हैं, ठीक है। एंड एनी रेगुलेशन ऑफ बंगाल इसको छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फादर, इन द केस ऑफ एनीवन हुज पर्सनल लॉ परमिट्स अडॉप्शन शैल इंक्लूड अडॉप्टिव फादर, ठीक है, ठीक है। ये जी कि अगर किसी भी मुल्क में अडॉप्शन का कानून है तो फिर वो बेटा कहलाएगा, और जो जो बाप है जिसने उसको अडॉप्ट किया है बच्चे को, वो अडॉप्टिव फादर कहलाएगा, ठीक है, वो फादर कहलाएगा। अब फाइनेंशियल ईयर तो बड़ा हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ जगह पे, ठीक है। तो ये हमने तो वो पढ़ना है, वो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर मींस एज रिस्पेक्ट टू द पीरियड बिफोर द फर्स्ट डे। 1959 से पहले ये था, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से ये था, लेकिन हमारा तो ये है ये वाला, द ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एंड एंडिंग ऑन द 30th डे ऑफ जून। क्यों जी, समझ आ गई मेरी बात की, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर की जो है वो डेफिनेशन है। अब इसी तरह गुड फेथ की डेफिनेशन, अब गुड फेथ की डेफिनेशन जो है वो देखे ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ का बड़ा जिक्र है लेकिन वहाँ डिफाइन नहीं है, तो फिर डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कहाँ से गुड फेथ की उठाएंगे, वो हम जनरल क्लासेस एक्ट एग्जाम से उठाएंगे। लेकिन आई थिंक कि पीपीसी में गुड फेथ जो है वो डिफाइन है, ठीक है। दो कि ये डेफिनेशन उस पर अप्लाई नहीं करती, लेकिन आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। अ गुड फेथ, अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली, whether it is to be whether it is done negligently or not, ठीक है। देखें, गुड फेथ से मुराद ये है कि उसने एक काम को जो है वो एक नेक नीयत के साथ जो है उसने ईमानदारी के साथ किया, चाहे उसमें उसकी गफलत शामिल थी या नहीं थी, लेकिन उसकी नीयत ठीक थी, वो सही नीयत के साथ कर रहा था, तो वो जो है वो किसकी डेफिनेशन कहलाएगी, वो गुड फेथ की थिंग। आ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली वेदर इट इज डन नेग्लिजेंट और नॉट, ठीक है।
अच्छा अब मैं पढ़ा लूँ प्लीज, आप जाके क्यों लो, जाओ मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद गवर्नमेंट गवर्नमेंट आर द गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बड़ा इजी था। इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड बेनिफिट टू, ये अब जब से आपने लॉ स्टार्ट किया आप ये डेफिनेशन पढ़ते ही आ रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, यानी अगर प्रियम्पशन एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लिखा है तो उसमें ये चीज भी शामिल की जा सकती है। Immovable property shall include land, benefits to arising out of the land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, ठीक है। उसके बाद imprisonment shall mean imprisonment of either description as defined in Pakistan Penal Code, तो जो imprisonment पाकिस्तान penal code में डिफाइन है उसी को बोलेंगे imprisonment, ठीक है। इंडिया ये छोड़ दें जी, आप ये डेफिनेशन छोड़ दें। उसके बाद आगे डेफिनेशन है जी लोकल अथॉरिटी की। ले जी, लोकल अथॉरिटी क्या है? लोकल अथॉरिटी जिसको निचले लेवल पे जो है वो लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए जो है वो वार्ड के लेवल पे जो है वो जो इख्तियारात किए। लोकल अथॉरिटी शैल मीन अ म्यूनिसिपल कमेटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, a body of port commissioners or other authority legally entitled to or entrusted by the government with the control or management of municipal or local funds, ठीक है। जैसे अब हमारे यूनियन काउंसिल्स हैं, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोकल अथॉरिटी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है डेफिनेशन मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट शैल इंक्लूड एवरी पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट अंडर सीआरपीसी, जो भी सीआरपीसी की पावर एक्सरसाइज करेगा उसको क्या बोलेंगे? हम मजिस्ट्रेट बोलेंगे। अब देखें यहाँ पे भी मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन है, और आप अगर वहाँ पे आए वो जो है जो जो है वो सीआरपीसी, तो वहां पे भी डेफिनेशन है। मजिस्ट्रेट मीन अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड इंक्लूड अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 एंड 14। तो एक डेफिनेशन ये दे रहा है और एक डेफिनेशन जो है वो जनरल डेफिनेशन, लेकिन ये डेफिनेशन दे रहा है रिस्ट्रिक्टिव, और ये उसको कर रहा है क्या? एक्सटेंड कर रहा है। कौन? मजिस्ट्रेट। ये शेल इंक्लूड की बात कर रहा है, ये कह रहा है उसमें ये भी शामिल कर लो, ये कह रहा है उसमें ये भी शामिल कर लो। ये तो सिंपल उसकी एक डेफिनेशन दे रहा है। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद है मास्टर ऑफ ए शिप। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन है मास्टर ऑफ ए शिप। मास्टर ऑफ ए शिप किसको कहेंगे? यूज विद रेफरेंस टू अ शिप, एक शिप की जब बात करें, शैल मीन एनी पर्सन एक्सेप्ट ए पायलट और हार्बर मास्टर। अब इनकी भी डेफिनेशन कहीं पे दी होंगी, लेकिन ये उस मास्टर की डेफिनेशन में शामिल नहीं होगा। हैविंग फॉर द टाइमिंग कंट्रोल और चार्ज ऑफ अ शिप, सिंपल ये है कि वो बंदा जिसके पास शिप का कंट्रोल है या चार्ज है उसको क्या बोलेंगे? मास्टर बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद मंथ मींस शेल अ मंथ रेकन, अच्छा रेकन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर, ब्रिटिश कैलेंडर, वही जो हम बोलते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। और फिर उसमें हम देखते हैं कि जनवरी का महीना इतने दिनों का, फरवरी का इतने दिनों का। तो ये वो बेसिकली हम कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं? हम ब्रिटिश कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी शेल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर शेल मीन द टेरिटरीज कंप्राइज इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। पहले हमने बलूचिस्तान की डेफिनेशन ऊपर देखी है, अब इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की डेफिनेशन है, लेकिन ये इतनी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे चले। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एक्ट, नॉर्थ वेस्ट frontier province act shall mean an act made by the local legislature or the governor by the northwest frontier province under the government of India act or the provincial legislature, ठीक है। और फ्रंटियर पर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी पुरानी बात है, ठीक है। उसके बाद है ओथ। ओथ shall include affirmation and declaration in case of a person by law allowed to affirm or declare instead of swearing। तो ये हम डेफिनेशन पहले भी ओथ की जो है वो हम कहीं पे पढ़ के आए हैं। ऑफेंस मीन शेल मीन एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब मेरी बात सुने, मुझे याद है
के जो CRPC है उसमें भी ऑफेंस की डेफिनेशन दिए हुए हैं। तो वट एवर डेफिनेशन इज गिवन, तो जो स्पेसिफिक लॉ के हवाले से वो डेफिनेशन जो है वो क्या करेगी, वो प्रिवेल करेगी। ठीक है। और आप एक और बात देखें, दोनों मीन्स बोल रहे हैं, दोनों मीन्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये CRPC वाली डेफिनेशन अप्लाई करेगी, CRPC के हवाले से जनरल क्लॉजेज एक्ट वाली जो है वो अप्लाई नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद है ऑफिशियल गजट की डेफिनेशन है। ठीक है। ऑफिशियल गजट और गजट शैल मीन द गजट ऑफ पाकिस्तान और एज द केस में बी ऑफिशियल गजट ऑफ द प्रोविंस। ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें समझने वाला। उसके बाद है पाकिस्तान लॉ। पाकिस्तान लॉ शैल मीन एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल। रेगुलेशन आप समझते हैं ना कि वो जो फाटा के लिए जो है वो जारी होगा, और रूल क्या है, वो बाय लॉज होते हैं। ठीक है। ऑर्डर, बाय लॉज और अदर इंस्ट्रूमेंट विच हैज और हैड टू बी फोर्स ऑफ लॉ इन पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ but does not include any act or of parliament of the United Kingdom or any order in council rule or other instrument made there under। इसको छोड़ दें, ये पुरानी बात है। सिंपल पाकिस्तानी लॉ में एक्ट शामिल है, एक्ट पार्लियामेंट या वो प्रोविंशियल असेंबली बनाएगी, ऑर्डिनेंस है, और रेगुलेशन की डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं जो आर्टिकल 247 के तहत है। और उसके बाद रूल बाय लॉज होते हैं। जैसे आप मेरी बात सुने, हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा तो उसके रूल्स थे 1929 के। ठीक है। फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 पढ़ा तो उसके रूल्स थे 1965 के। इसी तरह हमने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस पढ़ा 1901, तो उनके रूल्स थे, रूल अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। ठीक है। तो अक्सर लॉज के जो मसलन जो बाद में जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है या जो अथॉरिटी करती है, पहले तो उसकी पावर किसी सेक्शन के तहत कंफर कर दी जाती है और बाद में उसके जो है वो रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको हमेशा कहता था ना कि रूल्स भी एक्ट का हिस्सा होते हैं, चाहे वो आपकी सिलेबस में, आपकी एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखे, तो ये भी यही कह रहा है कि वो एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल वो उसका हिस्सा ही होगा उस लॉ का। ठीक है। ऑर्डर, कोई ऑर्डर हो सकता है, मार्शल लॉ आ गया, वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर, बाय लॉज हो सकते हैं। रूल्स और बाय लॉज जो हैं वो सेम ही आर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच आर हैज द फोर्स ऑफ लॉ इन पाकिस्तान आर एनी पार्ट देयर ऑफ। ठीक है। अच्छा, पार्ट शेल मीन अ पार्ट ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड अकर्स। देखें, वो एक स्टैचू के हिस्सों को भी डिफाइन कर रहा है, चैप्टर को भी डिफाइन कर रहा है, पार्ट को भी डिफाइन कर रहा है। अ पर्सन शेल इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो ये देखिए, पर्सन की डेफिनेशन में उसने जो है वो क्या किया है, कंपनी को भी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है, जिसको हम पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, उसको भी उसने क्या कर लिया है, शामिल कर लिया। तो अब एक पर्सन की डेफिनेशन पीपीसी में भी दी हुई है। ठीक है। उसके बाद है जी 40 के ऊपर है पॉलिटिकल एजेंट की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन है पॉलिटिकल एजेंट शेल एज रिस्पेक्ट टू द पीरियड बिफोर 14 थे, इसको छोड़ दें जी, क्योंकि हमने तो अब मौजूदा पढ़ना है ना। अब ये देखें, आफ्टर 90, ये यहाँ से पढ़ें आप, and as respect to the period after the 21st day of April 1972 mean the principal officer by whatever name called representing the federal government in the federal administrative tribal area and the provincial government in the provincial administrative tribal area। तो एक प्रोविंशियल या एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक ट्राइबल एरिया में अपना नुमाइंदा डिप्यूट किया जाएगा, उसको बोलेंगे क्या, उसको पॉलिटिकल एजेंट बोलेंगे। आपने भी इतनी डेफिनेशन को जो है वो कंसीडर करना है। ठीक है। उसके बाद आगे डेफिनेशन है जी प्रोविंशियल एक्ट की। अब देखिए प्रोविंशियल एक्ट, हम इसमें जो अपना नया कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन, हम तो उसी के मुताबिक पढ़ेंगे, तो वो बस यहाँ से पढ़ेगी। प्रोविंशियल एक्ट पास्ड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एस्टैब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ठीक है। तो 1973 के आइन के तहत जो प्रोविंशियल असेंबली जो कानून पास करेगी उसको प्रोविंशियल एक्ट जो है वो हम बोलेंगे। ठीक है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसी तरह जैसे फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन पड़ी थी, उसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो 1973 के तहत जो है वो ये एंड पे जो है इसकी एज रिस्पेक्ट बिफोर दी, ये ट्रिपल ए देखें आप, एज रिस्पेक्ट टू एनीथिंग डन आफ्टर द 14 डे ऑफ अगस्त 1973 शैल मीन द चीफ मिनिस्टर एंड द प्रोविंशियल मिनिस्टर। उधर हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर एंड
वो फेडरल मिनिस्टर, ठीक है। तो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में चीफ मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर आ जाएंगे। एंड शेल इंक्लूड इन रिलेशन टू द फंक्शन टू फेडरल गवर्नमेंट द फेडरल गवर्नमेंट एक्टिंग विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी। जैसे वहां पे ये लिखा था कि जब फेडरल की अथॉरिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी तो वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाएगी। यहाँ पे ये लिखा है कि जब फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर को एक्सरसाइज करेगी तो वो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में जो है वो जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, as respect anything done or done after the 13th day of 1970 in relation to the Islamabad capital territory under any law shall mean the federal government, ठीक है। तो जो वो क्या कहते हैं, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखनी हो विद रिस्पेक्ट टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी तो फिर उसको आप उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो शामिल होगी, क्योंकि वो वो है ना पाकिस्तान का ये फेडरल एरिया है, ठीक है। दारुल खिलाफा है, ठीक है। एज रिस्पेक्ट टू एनीथिंग बिफोर द इस्लामिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर कमेंसमेंट, इसको भी छोड़ दें, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। अब पब्लिक न्यूसेंस मीन अ पब्लिक एज डिफाइंड इन द पाकिस्तान पीनल कोड। तो जो पीपीसी में डेफिनेशन है वही पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन यहाँ पे होगी। अब रजिस्टर्ड की डेफिनेशन है, वो रजिस्टर्ड यूज विद डॉक्यूमेंट शैल मीन रजिस्टर्ड in a province under the law for the time being in force for registration of a document। तो ये हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड का वर्ड भी पढ़ा है कि जब उसको रजिस्टर्ड करेगा तो ऊपर लिखेगा रजिस्टर्ड। तो वो रजिस्टर्ड की डेफिनेशन जो है वो ये जो सेक्शन 45 है इसमें वो बता रहा है कि वो उस लॉ के तहत जो है रजिस्टर्ड अगर लिख दिया गया तो समझा जाएगा कि ये उस लॉ के तहत जो है वो क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद रेगुलेशन की डेफिनेशन हमने देख ली। रूल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है, रूल शैल मीन अ रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ ए पावर कंफर्ड बाय एनी एनेक्टमेंट एंड शैल इंक्लूड अ रेगुलेशन मेड एज ए रूल अंडर एनी एनेक्टमेंट। आपने देखा होगा किसी एक्ट के एंड पे लिखा होता है कि द रूल शैल बी मेड बाय दी वो किसी अथॉरिटी का जिक्र किया जाता है, बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बाय द फेडरल गवर्नमेंट, बाय द बोर्ड। तो और बाद में वो फिर रूल बनाते भी हैं बाय एक्सरसाइजिंग पावर कंफर्ड अंडर दैट सेक्शन जो है। तो ये बेसिकली रूल्स वो हैं जो एक्ट में वो पावर जो है वो कंफर कर दी जाती है और उसके बाद जो है वो क्या किया जाता है कि वो उसके तहत जो है वो रूल जो है उनको क्या किया जाता है, वो बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें ये मैंने वेस्ट पाकिस्तान फैमिली रूल्स निकाले 1965 के, ठीक है। तो आप जरा देखें इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्ड बाय सेक्शन 26 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट। फैमिली कोर्ट एक्ट का जो सेक्शन 26 है वो एम्पावर्ड करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि वो क्या कर सकती है, वो रूल्स बना सकती है। तो यही बात वो जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो बताना चाह रहा है आपको कि वो आपको बताना चाह रहा है कि रूल शैल मीन अ रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्ड बाय एनी एनेक्टमेंट, ठीक है। फैमिली कोर्ट एक्ट एक एनेक्टमेंट थी और सेक्शन 26 ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एम्पावर किया था रूल्स बनाने के लिए, तो उन्होंने फिर उसके रूल्स बनाए, ठीक है। शेड्यूल मीन्स अ शेड्यूल ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड अकर्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट शैल मीन अ शेड्यूल डिफाइंड इन द शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट 1874, इसको छोड़ें जी। सेक्शन मीन्स अ सेक्शन ऑफ द एक्ट रेगुलेशन इन विच द वर्ड अकर्स, ठीक है। अच्छा जी, कि अगर जिस एनेक्टमेंट में या एक्ट में सेक्शन का वर्ड आ जाएगा उसको सेक्शन ही बोला जाएगा, ठीक है। शिप शैल इंक्लूड एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ वेसल यूज इन नेविगेशन नॉट एक्सक्लूसिवली propelled by oars। अच्छा, वो ये कहना चाहता है कि शिप से मुराद सिर्फ वही नहीं है, वो जो चप्पुओं के साथ जो है वो एक कश्ती जो है वो चलाई जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोपल्ड बाय ऑर्स। कहता है एनी वेसल जो कि पानी पे तैर सकता हो वो किसकी डेफिनेशन में आएगा, वो शिप की डेफिनेशन में आएगा। साइन with its grammatical variations and cognate expression shall with reference to a person who is unable to write his name include mark with its grammatical variation and cognate expression, ठीक है। वो शख्स जो है वो जो अपने दस्तखत नहीं कर सकता, ठीक है, वो जो अंगूठा वगैरह लगाएगा, ठीक है, तो वो भी किसकी डेफिनेशन में शामिल होगा, वो भी साइन की डेफिनेशन में होगा। तो साइन से आगे ग्रामेटिकल वेरिएशन सिग्नेचर हो गया,
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर क्या होंगी, वो हम इंप्रेशन वगैरह शामिल होंगे। अब आगे चले, सन सन इन केस ऑफ एनीवन हुज पर्सनल लॉ परमिट्स अडॉप्शन शैल इंक्लूड एन अडॉप्टेड सन, ठीक है, बशर्ते कि वो लॉ उसकी इजाज़त देता हो। सब सेक्शन शैल मीन अ सब सेक्शन ऑफ द सेक्शन इन विच द वर्ड occurs. Severe with its cognate shall include affirmation declaring in the case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing, ठीक है। shall include affirmation, ले जी, वो कह रहा है कि कसम खाने में वो जो एफिडेविट की डेफिनेशन थी ना, जो एफिडेविट की डेफिनेशन थी वो भी सवियर में क्या है, वो यानी यही समझा जाएगा अगर उसने, अगर लॉ ने इजाज़त दी थी एफिडेविट देने की और उसने वो एफिडेविट दे दिया है, तो ऐसे समझा जाएगा जैसे उसने वो बात कसम उठा के कही है, ठीक है। उसके बाद है ट्राइबल एरिया की डेफिनेशन, ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बहरहाल आप इसको देख लीजिएगा, हमने इसको पढ़ना है। आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई मीन द एरिया इन पाकिस्तान इन विच बिफोर द डे बिफोर द ट्राइबल एरिया एंड इंक्लूड द ट्राइबल एरिया ऑफ बलूचिस्तान एंड NWFB, ठीक है, और फॉर्मर स्टेट ऑफ चित्राल, दीर एंड स्वात, ये सारी मिल के क्या कर रही हैं, ट्राइबल एरिया की जो है वो डेफिनेशन जो है वो कर रही हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुने, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ट्राइबल एरिया की जो है वो आई थिंक कि वो आर्टिकल 260 है, जिसमें उसकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो दी गई है। तो हम लोगों ने जो है, हम लोगों ने उसको वो देखना है कि अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाली प्रिवेल कर रही, ट्राइबल ट्राइबल एरिया, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी कहीं पे जो है वो, सॉरी ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुल गया, हमने देखना था उसकी डेफिनेशन जो है वो दी हुई है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया, आई थिंक दैट वो आर्टिकल 2, ये ट्राइबल एरिया 256 में है। ट्राइबल एरिया मीन्स द एरिया इन पाकिस्तान विच इमीडिएट बिफोर द कम्युनिटी ट्राइबल एरिया एंड इंक्लूड्स, तो एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है और एक डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी हुई है, तो कौन सी प्रिवेल करेगी, जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली, अदरवाइज जो है वो ये वाली जो है इसको हम लोग जो है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए, एक्चुअली हमने इसको देखना है अपने मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो वो जो पहले हमने पढ़ा है वही है उसकी डेफिनेशन ना, ये जो हमने पढ़ लिया है, ये एरियाज उसमें जो है वो क्या होंगे, शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद वेसल शैल इंक्लूड एनी शिप और बोट और एनी अदर वेसल यूज इन नेविगेशन, जो भी चीज़ जो समंदर में तैर रही हो उसको किसकी डेफिनेशन होगी, वेसल की। अब एक वेसल की डेफिनेशन पीपीसी में भी दी हुई है। विल, ये हमने पहले देखा है, विल शैल इंक्लूड ए कोडी सेल एंड एवरी राइटिंग मेकिंग ए वॉलंटरी मस्ट डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं विल और कोडिसेल की हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी जो है वो सारे का सारा हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी के बारे में आफ्टर डेथ उसकी, उसके बारे में लिखा हो, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। राइटिंग एक्सप्रेशन रेफर टू राइटिंग शैल बी कंस्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग रेफरेंस टू प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी एंड अदर मोड ऑफ प्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड इन अ विजिबल फॉर्म, चाहे वो लेज़र शोओं के ज़रिए लिखा गया है, चाहे प्रिंटिंग के ज़रिए लिखा गया है, व्हाट्सोएवर वो राइटिंग कहलाएगा। ईयर की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी है। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फोरगोइंग डेफिनेशन टू प्रीवियस एनैक्टमेंट्स, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ठीक है। ये सेक्शन 4A देखें, द डेफिनेशन इन सेक्शन 3 ऑफ ब्रिटिश इंडिया सेंट्रल एक्ट फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल लेजिस्लेशन चीफ रेवेन्यू गजटेड हाई कोर्ट इंडिया ऑफिशियल पाकिस्तानी लॉ, ये शेल अनलेस also apply unless there is anything repugnant to the subject or contest to all Pakistani laws, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे इनकी डेफिनेशन यही होगी अनलेस कि उस पाकिस्तानी लॉ में उनकी डेफिनेशन जो है वो कुछ और की गई हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो डेफिनेशंस देखी हैं कि डेफिनेशन जो अहम था, जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अहम था, उसके ऊपर मैंने फोकस किया, और बाकी जो चीज़ें मसलन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी उनकी हमने सिंपल जो है वो हमने जो है उनकी जो है हमने रीडिंग की। तो मकसद ये था कि हम उसको एक दफ़ा देखें, चाहे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या नहीं है,
मुझे अपनी दुआओं में याद रखना आपने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और जो आज डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए मैं माजूर